अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट को पेश कर चुकी हैं। यह बजट उम्मीदों पर कितना खरा उतरा, इसके लिए बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध आर्थिक विश्लेषक श्री आकाश जिंदल जी। आकाश जी, आपका प्रभाव साक्षी पर बहुत बहुत स्वागत है। पहले कहा जा रहा था कि ऐसा बजट आएगा जैसा 100 वर्षों में भी पेश नहीं किया गया हो। एक आर्थिक विश्लेषक के नजरिए से इस बजट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले धन्यवाद। देखिए, मेरे हिसाब से ये बजट अपने आप में अनूठा है जी। अब लोगों की बात करें, आम आदमी का शायद ये कहीं परसेप्शन है कि मुझे इनकम टैक्स पे छूट नहीं मिली, मुझे ये बेनिफिट नहीं मिली। लेकिन मैं कल तमाम चैनल्स पे, कल सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक तमाम चैनल्स पे बजट के बाद लोगों को ये बता रहा था कि इस बजट का बैकड्रॉप देखिए। आम आदमी की बैलेंस शीट में अगर नुकसान था तो सरकार की बैलेंस शीट में भी हालात सही नहीं थे कोरोना के कारण। बिल्कुल, तो ऐसे में लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना था। सरकार के पास, मैं पहले से ही सैटरडे संडे को ही सब चैनल्स पे कह रहा था, सरकार के पास ज्यादा लड्डू पेड़े रेवड़ियां बांटने को नहीं है, तो लिमिटेड का यूटिलाइजेशन करना था। तो सबसे पहली चीज जो एक भय था, द फियर व्हिच वाज इन देयर इन पीपल्स माइंड that there could be a corona tax, that fear has gone away, there is no corona tax। दूसरा क्या, ये 100 साल में अनूठा बजट इसलिए कहूंगा, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ 11% की प्रोजेक्ट की जा रही है और ना सिर्फ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ग्लोबल एजेंसीज आर एंडोर्सिंग दैट ये इंडिपेंडेंस के बाद की हाईएस्ट और फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ होगी एक साल में। 2 साल बाद अगेन will be the fastest growing economy in the entire world amongst bigger economies। ये अनूठी चीज। तीसरा, V-shaped recovery। V-shaped recovery आपके दर्शकों को समझा दूं कि जैसे एकदम धड़ाम से इकोनॉमी डाउन गई थी, उसी तरीके से एकदम ऊपर जा रही है और उसके इंडिकेटर्स भी आ गए हैं। जीएसटी कलेक्शन 1.2 लाख करोड़, बहुत अच्छा डेटा है। PMI, परचेज मैनेजर इंडेक्स 5.7। परचेज मैनेजर इंडेक्स का मतलब जो फैक्ट्रीज वाले परचेजेस करते हैं, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। उसके अलावा देखिए आप, एफडीआई जूम कर रही है, कार सेल्स जूम कर रही हैं। अब सरकार ने जो काम किया है बहुत बढ़िया, इसे 100 साल का हिस्टोरिक कैसे कह सकते हैं हम, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत स्पेंडिंग की है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो मेजर स्पेंडिंग की है और साथ ही साथ कोविड के लिए जो वैक्सीनेशन के ऊपर 35,000 करोड़ रुपए लगाया है, रोड के ऊपर मेजर पैसा लग रहा है, एफडीआई इंश्योरेंस में अलाउ की है। इससे आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा? आम आदमी को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हिंदुस्तान में 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है। पहली वो जो लोगों को पढ़े लिखे होने के बाद भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, दूसरी अंडर एम्प्लॉयमेंट। जो व्यक्ति का टैलेंट या क्वालिफिकेशन डिजर्व करता है 1 लाख रुपए की तनख्वाह, उसको मिल रही है मजबूरी में 30,000, 35,000, 40,000, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अब ये जो ग्रोथ है हमारी सरकार ने दी है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को कम करेगी। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा बजट है, विजनरी बजट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की गाइडेंस के अंडर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का। हाँ, आम आदमी को अपेरेंटली लग रहा है कि मुझे चीजें नहीं मिली। एक लॉन्ग टर्म के अंदर ग्रोथ देने वाला, इकोनॉमी को बढ़ाने वाला जब जीडीपी ग्रोथ होगा तो उसका हिस्सा हर एक को मिलेगा। चाहे मेरा मजदूर भाई है, चाहे मेरा रिक्शा चलाने वाला भाई है, चाहे मेरी वो बहनी बहन है जो घर के अंदर गोभी बना रही है, सबको जो है उस बढ़ी हुई जीडीपी ग्रोथ का फायदा मिलेगा। नहीं, बिल्कुल आपने सब कुछ एकदम सार कह दिया इस लाइन में कि बढ़ी हुई जीडीपी ग्रोथ का हिस्सा हर एक को मिलेगा। और खासतौर पर मध्यम वर्ग और जो सैलरीड क्लास है वो उम्मीद कर रहा था कि जो टैक्स स्लैब्स है उसमें कुछ चेंज होगा। अभी जो कुछ सरकार ने घोषणा की है, आप कैसे देखते हैं? क्या बचत के और तरीके सामने आए हैं इस बजट के माध्यम से? देखिए, घोषणाएं की बात करें तो कन्वेंशनली इनकम टैक्स के रिलीफ होते हैं, वो इसमें नहीं थे। लेकिन हाँ, हमारे सम्मानित बुजुर्गों के लिए एक चीज की गई है, जो भी लोग 75 साल से ऊपर की जो है आयु के हैं और पेंशन भोगी हैं, तो उनके लिए टूल ऑफ कन्वीनियंस रखा गया कि उनको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करनी। तो बुजुर्गों के लिए जो एक एक्सरसाइज थी इनकम टैक्स की रिटर्न भरना, उससे उनको मुक्ति मिल गई है। तो वो एक बहुत अच्छा टूल है। साथ ही साथ क्योंकि अब इकोनॉमी फल फूल रही है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में रियल एस्टेट अच्छा गेन देगी।
आने वाले टाइम में हर तरह की एसेट क्लासेस बढ़ेंगी, चाहे इक्विटीज हो चाहे रियल एस्टेट, तो इन्वेस्टमेंट के काफी अच्छे एवेन्यू आएंगे। और आज सबसे अच्छी बात क्या है, हम हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट तलाश करते हैं, आज दुनिया हिंदुस्तान के अंदर आ रही है। देखिए एफडीआई हमने इंश्योरेंस के अंदर अलाउ किया 74%, अब ग्लोबल मनी इंडिया आ रहा है, ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में ग्लोबल मनी आ रहा है। तो आई थिंक हिंदुस्तान बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, हिंदुस्तान बहुत अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या की गई है, डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट मेरा भी मानना है, गवर्नमेंट डजंट हैव एनी बिजनेस टू बी इन बिजनेस। अब देखिए कितना अच्छा किया गया, एलआईसी का आईपीओ आएगा। अब जनरली कहा जाता है कि ये सरकार जो है, जो सरकारी कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर के, किसी रईस को, किसी धन्ना सेठ को बेच रही है। यहाँ पे क्या आईपीओ क्या हो गया, एलआईसी जो जनता की ओनरशिप है, क्योंकि सरकार की ओनरशिप क्या है, अल्टीमेटली जनता की कलेक्टिव ओनरशिप है जी, उसके शेयर किसको बेचे जाएंगे, जनता को। आपको, मुझे, प्रभा साक्षी देखने वाले तमाम लोगों को 100 शेयर बेचे जाएंगे, तो जनता का ही माल जनता में चला जाएगा और सरकार के पास पैसा आ जाएगा, जिससे सरकार वैक्सीन लोगों को दे पाएगी। तो आई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट की गई है। और साथ ही साथ ऐसा कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता कि जी किसी धन्ना सेठ को जो है, धन्ना सेठ को आपने सरकारी कंपनी दे दी, किसी जो है बड़े आदमी को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी उसको एबीसी को आपने ये जो है सरकारी एसेट्स दे दिए, तो जनता का माल जनता के पास ही चला जाएगा। आरटीओ जनता की कलेक्टिव ओनरशिप है, साथ ही साथ सरकार के पास इंपॉर्टेंट पैसा आ जाएगा। और जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए मोर ऑफ गवर्नेंस लेस ऑफ गवर्नमेंट, तो वो जो है गवर्नेंस में ज्यादा जाएगी, बिजनेस में कम रहेगी। बिल्कुल, बहुत उसी दिशा में जी जितेंद्र जी, दो विषयों को लेकर हमने देखा मीडिया के एक वर्ग में तरह तरह की बातें चल रही हैं और लोग भी उससे भ्रमित हो रहे हैं। एक पहला ये कि सरकार पीएफ पर टैक्स लगाने जा रही है, दूसरा ये कि जो एग्री सेस लगाया गया है इससे लोगों की जेब पर भार पड़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो इन दोनों पर आप जरा स्थिति को स्पष्ट करें। देखिए, सबसे पहले एग्री सेस, कल हुआ क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई, मैं, आप जानते हैं, कल तमाम चैनल्स में था जी, बिल्कुल, कुछ लोगों ने जल्दबाजी में ये चीज निकाल दी कि जी पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ गए। तो यहाँ दर्शकों को क्लैरिफाई करूं, कल भी मैं थ्रू आउट ये क्लैरिफाई करता रहा, एग्री सेस लगाया गया लेकिन उतना ही एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है, कम कर दिया। तो जनता के ऊपर पेट्रोल और डीजल के कोई दाम, बढ़े हुए दाम का बोझ नहीं पड़ा है, ये जनता को क्लियर कर दूं। तो इसलिए वो सेस लगाया गया, एक्साइज कम कर दी गई है, बिल्कुल, ठीक है ना। इसके पीछे क्या चीज है, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल्स में जनता को नहीं लेके जाऊंगा, इकोनॉमी की क्लास में जनता को लेके जाना मेरे लिए गलत होगा, उनको तो सिर्फ हमें जानकारी देनी है, तो उसके पीछे भी कुछ वजह है। लेकिन जो है सेस की जगह, सेस जो है लगा दिया गया, एक्साइज हटा दी गई, जनता के ऊपर बोझ नहीं पड़ा, इस चीज का ध्यान रखा गया। अब थोड़ी कमी यहाँ रही है कि स्मार्टफोन के रेट शायद बढ़ेंगे, वो उस चीज से मैं ज्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि स्मार्टफोन तो आजकल जो है यूटिलाइज बहुत ज्यादा होता है। जी, और डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं हम। हाँ, डिजिटल इंडिया के अंदर स्मार्टफोन जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, हम सब खुद जो है अभी हम स्मार्टफोन के थ्रू जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी नहीं है। बट ओवरऑल जो है, अब ओवरऑल जो है काफी एक अच्छी तस्वीर हमारे सामने आ रही है इकोनॉमी की ग्रोथ की। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही मैं जैसे कहता हूँ आपको कि इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज्यादा फास्ट जीडीपी ग्रोथ इस साल में होने वाली है। जितना हमने लूज किया था उसी स्पीड से ग्रो करेंगे। और दूसरा, जब जॉब्स आएंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, लोगों की जॉब में पैसा आएगा। Once money is there in the hands of the consumer, he go and spend in the market. उससे क्या है, हिंदुस्तान ग्लोबली जाना जाता है डिमांड और कंजम्पशन के लिए, वो डिमांड और कंजम्पशन स्टार्ट हो जाएगी। उसकी वजह से फैक्ट्रियां 100% जो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चलेंगी, इनकम टैक्स ज्यादा आएगा, जीएसटी ज्यादा कलेक्ट होगा। और जो कल एक और चीज उठाई जा रही थी कुछ लोगों द्वारा कि डेफिसिट दर्शकों को बता दूं, सरकारी घाटा कि 9% से ऊपर क्यों है, वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब टैक्स कलेक्शन ज्यादा आएगी तो डेफिसिट अपने आप जो है कम होना शुरू हो जाएगा। वहां भी दर्शकों को बता दूं, हमें डेफिसिट को देखते हुए घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब देसी भाषा में कहें, जब बीमारी होती है तो बीमारी से निपटने के लिए घर का कुछ पैसा उस समय खर्च हो जाता है। बीमारी हुई है तो घर का कुछ पैसा खर्च करके बीमारी से निपटने आदमी भला चंगा हो जाए, कल को वो कमाना शुरू कर देगा, क्योंकि एक पेंडेमिक था कंट्री के अंदर, तो उसको फाइट करने के लिए
पैसा खर्च हुआ, वैक्सीन में पैसा जाएगा, उसके बाद जब आदमी यानी इकोनॉमी भली चंगी हो जाएगी तब वो कमाई करके तो पुराना खर्चा था दवाई का उसकी भरपाई कर देगा। तो इसलिए जो है आई थिंक एक अच्छा पॉजिटिव बैलेंस बजट है जी। और वो पीएफ पर जो टैक्स की बात कही जा रही है उस पर जी उस पे क्या है, अभी हम क्लैरिफिकेशन सीख कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, आप तो जानते हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब बजट आता है तो फाइन प्रिंट जो है आने में कुछ समय लगता है। तो जी। की चीजें आ रही हैं तो उसकी एग्जैक्ट जो फाइन प्रिंट है वो देख के आपके साथ एक और सेशन करेंगे और जनता को एग्जैक्ट उसकी इंफॉर्मेशन देंगे। वी आर अवेटिंग द फाइन प्रिंट जी। और जितेंद्र जी, अंतिम प्रश्न आपसे किसानों से जुड़ा रहेगा, क्योंकि जिस समय हम देख रहे हैं कि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, सरकार लगातार कई सारी घोषणाओं के अलावा आम बजट में भी उनके लिए काफी कुछ लेकर आई है, लेकिन अभी भी उनको लग रहा है कि ये सब कुछ नाकाफी है। कैसे देखते हैं, क्या इससे पहले के बजटों में आपने, क्योंकि हर बजट का विश्लेषण किया है, तो इससे पहले के बजटों में क्या कृषि क्षेत्र का इतना ध्यान रखा गया? देखिए मेरे हिसाब से किसान भाइयों के लिए काफी कुछ किया गया है। एमएसपी के लिए जो है हायर एमएसपी के लिए प्रोविजन रखा गया है। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, किसान भाइयों को अपना प्रोडक्ट मंडी तक लाना जो है बहुत इजी हो जाएगा। मंडी को जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने के लिए काम किए गए हैं। तो किसान भाइयों की जो इनकम बढ़ाने के लिए काफी अच्छे प्रैक्टिकल उपाय किए जा रहे हैं और सरकार उस ट्रैक पे चल रही है। हाँ, हम सब जानते हैं पिछले 2 महीने में क्या चीज हुई है। उसके अंदर मैं तो देखिए बार बार तमाम न्यूज चैनल पे भी सरकार को भी कहा है, हमारे अन्नदाता को भी हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि बैठ के उस चीज का हम सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि कई चीजें उन लॉज में ऐसी भी हैं जो सरकार अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाई है, जो हमारे अन्नदाता के लिए अच्छी हैं। टारगेट ये अन्नदाता की इनकम बढ़ाई जाए। तो आई थिंक उस डायरेक्शन में ये है कि सरकार और हमारे अन्नदाता एक साथ बैठें और एक सॉल्यूशन की तरफ हम चलें। तो आई थिंक जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए और भी स्ट्रांग होगा। अभी तो सब तरफ से अच्छे शगुन आ रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन, पीएमआई डेटा, जीडीपी के इंडिकेटर्स जो कि फॉरेनर्स भी इंड्योर्स कर रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दुनिया के इन्वेस्टर हिंदुस्तान में कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमें सरकार को, हमारे किसान भाइयों को एक साथ मिलकर बैठना चाहिए ताकि ऐसी सोल्यूशन आए कि हमारा अन्नदाता, हमारा किसान भाई खुशहाल हो और इकोनॉमी के अंदर हमारे अन्नदाता की कंट्रीब्यूशन और बढ़े, क्योंकि वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। जी, और वाकई में ये समय की जरूरत भी है कि जिस साल, एक साल हमने जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सब मिलकर करें तो शायद और जल्दी हो सकेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आकाश जी, आप अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश की नई खबरों के लिए बने रहे आप प्रभात साक्षी के साथ।